नमस्कार, म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल जयरथ। म्यूचुअल फंड केवल कमाई का ही जरिया नहीं है, बल्कि आपकी मुसीबत के वक्त में भी म्यूचुअल फंड्स काफी काम आ सकते हैं। इन फंड्स के जरिए आप न केवल अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर इनकी एवज में लोन भी ले सकते हैं। तो कहां करना होगा आपको लोन लेने के लिए आवेदन? कितनी ब्याज दर पे आपको मिल सकता है लोन? कर्ज नहीं चुकाने पर क्या हो सकता है? इस तरह के सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट और म्यूचुअल फंड ट्रेनर प्रकाश रंजन सिन्हा जुड़ रहे हैं। प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले जरा हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जरूरत पड़ने पर म्यूचुअल फंड आखिरकार हमारे कैसे काम आ सकते हैं, हमें कैसे लोन मिल सकता है? देखिए, म्यूचुअल फंड में जब आप निवेश करते हैं तो आप एक लंबे अवधि के लिए करते हैं। जनरली हम ये मानते हैं इस बात को। खास करके मैं इक्विटी फंड की अगर बात करूंगा तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपने जब निवेश किया हो और शायद उस वक्त मार्केट नीचे है और वैल्यू उसकी कम है, और अगर उसी वक्त आपको पैसे की जरूरत हो गई तो आदमी बड़े परेशान हो जाता है, सोचता है मैं घाटे में इन्वेस्टमेंट निकाल लूं या क्या करूं। मेरा सुझाव ये होगा कि उस वक्त आप इन्वेस्टमेंट निकाले नहीं, बल्कि उसके अगेंस्ट में आप अगर बैंक से या एनबीएफसी से लोन ले लें तो ज्यादा बेहतर होगा। इसके दो फायदे हैं। देखिए, एक चीज तो आप इन्वेस्टमेंट निकाल नहीं रहे हैं, और दूसरा चूंकि क्या होता है कि ये एक अनसिक्योर्ड लोन नहीं है लाइक पर्सनल लोन, ये एक सिक्योर्ड लोन है। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, जो यूनिट्स है, उसके अगेंस्ट में आप ये लोन ले रहे हैं। तो यहां पे बैंक या एनबीएफसी की जो नॉर्मल आपकी पर्सनल लोन की ब्याज दर होगी उससे कम होगी, ये बात आप समझिए। और अगर आपकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी है और अगर आपके बैंक से अच्छे संबंध हैं तो आप चाहेंगे तो इसमें और भी आपको अच्छे रेट पे, आपको सस्ते रेट पे आपको ये इंटरेस्ट पे आपको लोन मिल सकता है। तो ये एक आपको फायदा है। और इसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आपको बैंक में जाना है और एक दो फॉर्म्स होते हैं, आपको भरने हैं। बैंक क्या करेगा, ये आपको इन्फॉर्म करेगा आपको रजिस्ट्रार को। रजिस्ट्रार क्या करता है, इसको उसके अगेंस्ट में ये लीन मार्क कर देता है, और फिर क्या होता है, आप उस पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते हैं जब तक वो लीन हटेगा नहीं जी। ठीक है, सो ये बहुत एक सिंपल प्रोसेस है। यही मैं जानना चाह रही थी प्रकाश जी, अगर कोई व्यक्ति जो है वो बैंक में जाकर या एनबीएफसी में जाकर अपने म्यूचुअल फंड्स को गिरवी रखना चाहता है तो क्या प्रोसेस होता है, कैसे उसे आवेदन करना है, क्या पूरी प्रक्रिया रहती है? नहीं, उसके फॉर्म्स होते हैं आपको, और वो फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। वो आपको म्यूचुअल फंड से भी मिल सकते हैं और बैंक से भी मिल सकते हैं। बहुत सारे आप बैंक्स में जाएंगे तो वो ऑनलाइन में उनके फॉर्म्स आपको दिख जाते हैं। आजकल कुछ बैंक्स में ये ऑनलाइन भी प्रोविजन आ चुका है, तो आप निश्चित तौर पे जाइए, वहां पे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकिए। बट मेन चीज क्या है, बैंक के यहाँ पे अपने टर्म्स एंड कंडीशन हो सकते हैं। सो आपको अलग अलग बैंक के अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन हो सकते हैं। निश्चित तौर पर जिस बैंक में आपका अकाउंट है वो आपके लिए ज्यादा सुविधा होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, डिपेंड करता है मार्केट अपॉर्चुनिटीज क्या है, किस तरह के फंड के अगेंस्ट में आप ये लोन ले रहे हैं। डेट फंड के अगेंस्ट में ले रहे हैं, हाइब्रिड या इक्विटी के अगेंस्ट में ले रहे हैं। डेट में आपको ज्यादा मिल सकता है, मे बी 70-80% वैल्यू के हिसाब से आपको उसका मिल सकता है। इक्विटी में 50-60% उसकी जो वैल्यू होगी उस वक्त उसके हिसाब से आपको मिल सकता है। तो ये बेहतर होगा, आपकी शॉर्ट टर्म जो रिक्वायरमेंट है, रादर देन आप इन्वेस्टमेंट को बेचें, उसके अगेंस्ट में लोन ले तो ज्यादा बेहतर होगा। जी बिल्कुल। अच्छा, ऐसे लोन लेने के फायदे क्या रहते हैं? क्या म्यूचुअल फंड के हमें यूनिट जो है सिर्फ गिरवी रखने होते हैं? जी हाँ, बस आपके गिरवी हैं। और अगर इसके अंदर एक और भी चीज है, अगर मान लीजिए आप डिविडेंड ऑप्शन में हैं तो फंड के अंदर कोई डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो वो आपको ही मिलेंगे, वो बैंक को नहीं मिलेगा। आपका जो यूनिट्स ही सिर्फ लीन में है। जी, और इस लोन पर जो है ब्याज दर कितनी रहती है? ये ब्याज दर देखिए डिपेंड करता है, जैसा मैंने आपको बताया, अलग अलग बैंक अलग अलग एनबीएफसी के ऊपर डिपेंड करता है। और मौजूदा स्थिति में देखें तो लगभग मेरे हिसाब से 10-10.5 के आसपास लगभग होना चाहिए। तो ये कह सकते हैं कि पर्सनल लोन के मुकाबले कम से कम ये सस्ता रहता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये पर्सनल लोन, बिकॉज मैंने बताया ना कि आपके उसके अगेंस्ट में आप एक सिक्योरिटी आप प्लेज कर रहे हैं। तो कल को मान लीजिए अगर डिफॉल्ट आप कर जाते हैं या आप लोन नहीं चुका पाते हैं तो बैंक उतनी मार्जिन रखे हुए रहता है और वो आपके यूनिट्स बेच करके वो अपना पैसा रिकवर कर सकता है।
अच्छा, फर्ज कीजिए कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो समय से अपना लोन जो है चुका नहीं पाता है या डिफॉल्ट कर जाता है, तो उस सूरत में क्या होता है? क्या बैंक जो होता है वो म्यूचुअल फंड के उन यूनिट्स को लेकर अपना पैसा रिकवर करता है कि किस तरह से पूरी रिकवरी की जाती है? बिल्कुल, ये बैंक, देखिए बैंक चूंकि आपने लोन इसको बैंक के अगेंस्ट में, बैंक के से पैसे लिए हैं और अपने यूनिट्स के अगेंस्ट में प्लेज करके आपने लिए हैं, अगर आप डिफॉल्ट करते हैं तो बैंक ये इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार और एएमसी को दे देगा और आप तो विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, और बैंक जो रूल है उसके हिसाब से ये यूनिट्स जो कि सोल्ड हो जाएंगे और जो पैसा होगा वो बैंक्स या एनबीएफसी जिसे भी आपने पैसे लिए हैं उनको दे दिए जाएंगे। जी, और अगर कोई लोन चुका देता है व्यक्ति, तो उसके बाद क्या होगा? यूनिट्स उसको वापस मिल जाते हैं क्या? बिल्कुल, उसके अंदर देखिए जैसे जैसे आप लोन चुकाते चले जाते हैं, इसके अंदर एक और भी चीज है कि मान लीजिए आपने लोन ज्यादा लिया है और अगर आपने पार्शियल भी उसमें से चुका दिए हैं, तो आपके, अगर आप बैंक से कोई ये बात आप बताएं और बैंक फर्दर आगे बता देगा रजिस्ट्रार को कि उन्होंने लेट से आधा चुका दिया है, तो आप कुछ उसमें से अगर चाहें तो आप रिडीम भी कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपने कितने चुकाएं, और जब आपके लोन आप जब चुका देते हैं तो आप खुद इन्फॉर्म करेंगे रजिस्ट्रार को, लेकिन ये इंफॉर्मेशन बैंक से आना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। नेचुरली आप बैंक को अप्रोच करेंगे, बैंक ये रजिस्ट्रार को आपको इन्फॉर्म करेगा कि इन्होंने पूरा लोन चुका दिया है, तो जो प्लेज था यूनिट जिसके अगेंस्ट में लीन मार्क था वो विड्रॉ हो जाता है, और उसके बाद फिर आप जब चाहें तब उस यूनिट को चाहें तो बेच सकते हैं, वो आपके नाम ही है। और प्रकाश जी, अगर एक बार हमने पूरा लोन चुका दिया, यूनिट्स फ्री हो चुके हैं, तो हम उसे मार्केट में जाके बेच भी सकते हैं आराम से? बिल्कुल बिल्कुल, एक बार जब लीन हट गया, ऐसे भी एक बात ध्यान रखिएगा, वो आप ही का पैसा है ऐसा नहीं है, बट वो सिर्फ लीन उस पे मार्क्ड है, लेकिन बस वो है कि लीन मार्क्ड है, और जब तक आप पूरा ब्याज या उसके पैसे मूलभूत जो आप पैसे नहीं चुकाते हैं तब तक आप उस पर कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे ही अपने पैसे चुका दिए तो वो ऐसे भी आप ही का है, बस लीन जो है मार्क किया है वो हट जाएगा और फिर आप जो चाहे उसका कर सकते हैं। जी, और अगर कोई व्यक्ति जो है, फर्ज कीजिए कि उसने लोन लिया हुआ है म्यूचुअल फंड के अपने यूनिट्स को गिरवी रखकर प्रकाश जी, तो अगर उसको इक्विटी पर अच्छा अगर रिटर्न मिलता है तो कहीं ना कहीं ये फायदे का सौदा ही साबित होगा, क्योंकि अगर महज 10% के अगर उसको लोन मिल रहा है ब्याज दर पे, तो ये फायदा भी साबित हो सकता है अगर लॉन्ग टर्म में हम ले तो। बिल्कुल, मैंने तो बोला ही आपको कि आपको जब भी देखिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एक लॉन्ग टर्म अवधि के लिए करते हैं, एक पर्पस, एक ऑब्जेक्टिव के लिए करते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कभी कभी शॉर्ट टर्म में हमें सडनली कुछ पैसे की जरूरत पड़ जाती है कोई भी वजह से, तो हम उस वक्त पहला हमारा ध्यान जाता है कि इन्वेस्टमेंट हम बेच देते हैं, तो उस वक्त ये आपके बहुत अच्छा, ये जो प्रावधान है ये बहुत अच्छा काम आएगा, आपको बेचने की जरूरत नहीं है। और जैसा कि आपने बताया, अगर आपका ब्याज दर 10% ही हो रहा है, और अगर आप किसी भी अच्छे इक्विटी म्यूचुअल फंड को आप देखिएगा तो निश्चित तौर पे लॉन्ग टर्म बेसिस में, जब मैं लॉन्ग टर्म कर रहा था 5 साल 7 साल से ज्यादा की बात कर रहा हूं, 15 से 20% के बीच में अच्छा रिटर्न आ रहा है, तो आप निश्चित तौर पे उसमें आपको फायदा होगा। जी, और आप उन लोगों को क्या सलाह देंगे जो शॉर्ट टर्म में निवेश कर रहे हैं, उनके लिए शायद ये नुकसान साबित हो सकता है? नहीं, देखिए दो चीजें है ना, आप एक तो बैंक का ब्याज दे रहे हैं जो कि 10 साढ़े 10 के लगभग है, और दूसरा आपका रिटर्न क्या बन रहा है। निश्चित तौर पे अगर रिटर्न आपका ज्यादा अच्छा बन रहा है, पर्टिकुलरली जैसे मैंने इक्विटी फंड के अंदर बोला, तो आप मान लीजिए अगर आपको 15% भी मिल रहा है और यहाँ पे आप 10 साढ़े 10% ब्याज दे रहे हैं, तो आप 3-4% तो आप ज्यादा कमाई ले रहे हैं, तो आपके लिए ये फायदेमंद तो है ही आपके लिए। जहां तक डेट फंड का सवाल है, डेट फंड में अभी की हालात आप देखिए तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आपको सीधी सी बात बता रहा हूं, बट फिर भी क्या होता है ना कि ये अगर आप चाहे तो शॉर्ट टर्म में रादर देन आप अपना इन्वेस्टमेंट बेचने के बजाय अगर उसको अगेंस्ट में अगर आप लोन ले लेते हैं और ब्याज दर अगर उसकी जो आपकी रिटर्न जो आ रही है फंड की रिटर्न उससे कम है, तो ये आपके लिए एडवांटेजियस है। बिल्कुल, तो इन तमाम बातों को जरा सोच लीजिए, समझ लीजिए कि अगर आप म्यूचुअल फंड के एवज में आप लोन उठाने की कोशिश कर रहे हैं तो इन बातों का जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, रिटर्न अच्छा मिल रहा है, तो बेशक ये फायदे का सौदा है। हालांकि अगर आपको रिटर्न उतना मन मुताबिक नहीं मिल रहा, लेकिन तब भी ये आपके लिए कुछ फायदेमंद रह सकता है।
जिस तरह से प्रकाश जी ने बताया। खैर, हमारे पास कॉलर्स भी आ रहे हैं और कॉलर्स का ईमेल के जरिए भी कई सवाल आए हुए हैं। प्रकाश जी, उन्हें भी शामिल कर लेते हैं। हमारे पास सबसे पहला सवाल जो है वो पुणे से आया हुआ है, अजय चौहान जी का। वो लिखते हैं कि 5 से 10 साल के लिए जो है वो निवेश करना चाह रहे हैं और हर महीने वो करीब 10,000 रुपए निवेश करने का लक्ष्य रख रहे हैं। इसके साथ ही वो कह रहे हैं कि फिलहाल वो 2,000 रुपए का निवेश कर रहे हैं। तो किस म्यूचुअल फंड में निवेश करना उनके लिए बेहतर रहेगा, कौन सी स्कीम जो है वो उनके पोर्टफोलियो के लिए सूटेबल है? इसके अलावा उन्होंने 2 फंड्स का जिक्र किया है जिसमें वो फिलहाल निवेश कर रहे हैं, जिसमें एक फंड है HDFC स्मॉल कैप का और दूसरा मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड है। तो आप अजय जी को क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, पहले तो क्या होती है कि जब भी आप निवेश करते हैं 5 और 10 साल जैसे उन्होंने बोला, तो मुझे उनकी उम्र नहीं पता है, मैं ये मान के चलूंगा कि मे बी ही समवेयर 55 या 50 साल के आसपास हैं। अगर वहां तक है तो ठीक बात है, क्योंकि जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो कोई ना कोई आपकी ऑब्जेक्टिव होती है। 5 साल 10 साल बाद की अगर इनकी कोई ऑब्जेक्टिव है, उसको उद्देश्य को देखते हुए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ठीक है। अगर ये यंगर एज के हैं और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, सिर्फ एक दिमाग में इनके आ गया 5 साल 10 साल, तो मैं बोलूंगा आप लंबे अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए। क्योंकि देखिए, इन्वेस्टमेंट का बड़ा सीधा नियम है, आप जितना पहले करेंगे, जितना ज्यादा करेंगे, जितने लंबे समय तक आपका पैसा इन्वेस्टेड होगा, आपका रिटर्न उतना ही ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। तो मेरी सुझाव इनको ये है, जो फंड जो इन्होंने सेलेक्ट किए हैं अच्छे हैं, मतलब उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक मैंने देखा एक इमर्जिंग बिजनेस है और इनका दूसरा स्मॉल कैप है। मेरा सुझाव ये होगा कि आप लार्ज कैप में भी कुछ अपना इन्वेस्टमेंट करें तो ज्यादा अच्छा है, लार्ज और मिड कैप में करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आपने एक स्मॉल कैप लिया हुआ है और एक इमर्जिंग बिजनेस जो कि इवॉल्विंग बिजनेसेस में पैसा इन्वेस्ट होगा। तो मेरा सुझाव होगा कि थोड़ी सी एक्सपोजर ये लार्ज कैप में, लार्ज एंड मिड कैप और मल्टी कैप, इसमें भी थोड़ा सा बढ़ाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल। और एक चीज मैं और जानना चाहूंगी, जैसे इन्होंने जिक्र किया है कि 5 से 10 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं, अगर थोड़ा सा लक्ष्य अगर ये स्पेसिफिक रखे तो क्या इनके लिए बेहतर रहेगा? क्योंकि 5 से 10 साल का जो इंटरवल है वो काफी लंबा हो जाता है, 5 सालों का हो जाता है। नहीं, मैं वही तो समझ में नहीं पा रहा हूं कि ये 5 से 10 साल कोई अगर इनका ऑब्जेक्टिव है कि इस समय मैं ये चीज, इस पैसे का उपयोग ये करूंगा, तो वो चीज ठीक है। बट अदरवाइज आप जब भी निवेश करते हैं तो आप हमेशा निवेश करते रहिए। क्योंकि देखिए, सिंपल सी बात, हम निवेश कहां से करते हैं? हम निवेश करते हैं अपने अर्निंग से। तो अर्निंग तो आपका तब तक चलता रहता है जब तक आप रिटायरमेंट तक आप करते हैं, उसके बाद भी कुछ लोग अर्न करते होंगे रेंटल इनकम या दूसरी तरीके से। तो निवेश एक ऐसा चीज है जो कि मुझे लगता है जब तक आप कर सकें करते रहिए। तो 5 और 7 साल का कोई आपको उसमें कोई लिमिट नहीं डालना है। हाँ, उस पर्टिकुलर पैसे का आप कोई उपयोग कर सकते हैं अपने लाइफ में, कभी भी 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल वो चलता रहेगा। तो निवेश निरंतर करते रहिए, हर वक्त करते रहिए। हाँ, उस पैसे को आप जब आपको जरूरत हो किसी पर्पस के लिए, किसी मीनिंगफुल ऑब्जेक्टिव के लिए, तो जरूर उसको विड्रॉ कीजिए। बिल्कुल। तो अजय जी, आपके लिए सलाह ये है कि अपने लक्ष्य को जरूर पहले एक बार निर्धारित कर लीजिए कि आखिरकार किस चीज के लिए आप निवेश करना चाहते हैं, क्या आपका लक्ष्य है। इसके अलावा जिस तरह से प्रकाश जी ने सलाह दी है कि अपने पोर्टफोलियो में लार्ज कैप मल्टी कैप फंड्स को भी शामिल करेंगे तो आपके लिए बेहतरीन रहेगा। अजय जी, हम उम्मीद करते हैं कि प्रकाश जी की सलाह के साथ आप अपने लक्ष्यों को आसानी से हासिल कर लेंगे। एक और सवाल भी ले लेते हैं जो हमारे पास ईमेल के जरिए ही आया हुआ है, सुजीत घोष का आया हुआ है बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। प्रकाश जी ये कह रहे हैं कि ये 2016 से SIP के जरिए निवेश कर रहे हैं और फिलहाल ये हर महीने 10,000 रुपए का निवेश कर रहे हैं। रिटायरमेंट के लिए इनका लक्ष्य जो है 1 करोड़ रुपए का है और अपने पोर्टफोलियो पर जो है वो आपकी राय चाहते हैं। हालांकि इन्होंने अपनी उम्र का जिक्र नहीं किया है, जो कि बेहद जरूरी हो जाता है जाना, और ये भी जानना चाहते हैं कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए उनको आखिरकार अपने पोर्टफोलियो में क्या बदलाव करने चाहिए। 4 फंड्स का इन्होंने जिक्र किया जो मैं आपको बता देती हूँ। फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड, इसके अलावा फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड और HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे इन्हें? देखिए, मैंने जैसे कि पहले वाले में सलाह दिया था कि लक्ष्य आपका एक बिल्कुल कोई है तो ठीक है, बट इन्वेस्टमेंट हमेशा निरंतर होते रहना चाहिए। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज देखिए, आपको हमेशा जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं कोई भी फंड में, तो आप हमेशा देख परख के करिए। और जब देखने परखने का बड़ा एक जो सिंपल प्रोसेस होता है कि वो फंड आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छी रिटर्न दे रही है कंसिस्टेंटली, शॉर्ट टर्म में बहुत वोलाटाइल ना हो। दूसरी चीज, अगर आप उसको देखना चाहें तो बहुत सारे आपको फंड रेटिंग एजेंसीज हैं जहां पे आप जा सकते हैं, देख सकते हैं, और निश्चित तौर पे आपको 4 स्टार या 5 स्टार रेटेड फंड आप सेलेक्ट करें, वो ज्यादा बेहतर होगा। ये आपको हमेशा ध्यान देना पड़ेगा। और जहां तक इनका इन्वेस्टमेंट का सवाल है, मुझे कोई खास इसमें परेशानी नहीं दिख रही है। 1-2 फंड ये थोड़ा सा रिव्यू कर सकते हैं, क्योंकि
बहुत जरूरी है। फंड को आपको समय समय पर रिव्यू करना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए कोई भी एक फंड जो होती है उसकी भी अपनी एक लाइफ साइकिल होती है, हमें समझना पड़ेगा। कोई भी फंड ऐसा नहीं है कि आज से आपने 10 साल या 15 साल पहले आपने सेलेक्ट किया तो वो निरंतर अच्छा ही करता रहेगा, क्योंकि जिस तरह से बाजार में उतार चढ़ाव होता है, फंड के अंदर भी आप देखिएगा कभी कभी उतार चढ़ाव आता है, और हुआ भी है ऐसा है। मैं आपको बताऊंगा, आपको प्यार अपने पैसे से करना चाहिए, फंड से मत कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये फंड थोड़ी सी जो मैं उसे अपेक्षा कर रहा था वो वैसा नहीं कर रही है, तो मेरा हमेशा सुझाव होगा कि आप उसको रीबैलेंस कीजिए, मॉनिटरिंग कीजिए, रीबैलेंस कीजिए। और अगर कोई दूसरा फंड आज के डेट पे पिछले कुछ समय से अगर अच्छा कर रहा है या उसके बारे में अच्छी रिपोर्ट आ रही है, तो निश्चित तौर पे आप यहां से पैसा निकालिए और वहां पे इन्वेस्ट कर दीजिए। ये बहुत जरूरी होता है निवेशक के लिए। को खास ख्याल रखना होगा ताकि लक्ष्यों को आसानी से हासिल कर पाएं, और उम्मीद यही करते हैं कि आसानी से जो आप हासिल कर लेंगे। अच्छा प्रकाश जी, जब हम जिक्र कर रहे थे लोन के बारे में कि म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट लिया जा सकता है, तो एक चीज और भी है, बाजार जिस तरह से आजकल कभी उतार चढ़ाव जो है हमें बाजार में देखने को मिलता है, तो ऐसे में आप क्या रेकमेंड करते हैं कि किस वक्त जो है लोन लेना सही रहता है? अगर बाजार की चाल बहुत तेज है ऐसे में लोन लेना ठीक रहता है, या फिर अगर सुस्त चाल है और हमारे पास जो है यूनिट ज्यादा आ चुके हैं तो उस वक्त भुनाया जाए? किस तरह से जो है वो पूरा दृश्य देखते हैं आप? नहीं, देखिए जब भी आप लोन लेते हैं तो वो आपके ऊपर एक कर्ज है बहुत निश्चित तौर पे, और आप उसको आपको ब्याज देना पड़ता है। तो बेवजह कर्ज लेना तो कभी भी एक एडवाइजेबल स्टेप नहीं है, लेकिन कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं, आपकी जरूरत होती है, आपको मजबूरी में लेना पड़ता है। तो मेरी बात यह कि बेवजह पहली बात तो आप ले नहीं, चाहे बाजार जैसा भी हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट। जब आपको जरूरत हो तभी ले, पहली चीज। और जहां आपने बाजार के संबंधित में बोला है, तो अगर मान लीजिए आज मान लीजिए मार्केट अच्छा नहीं कर रहा है, थोड़ी देर के लिए हम समझ लें इस बात को, या आपकी रिटर्न आपको लग रहा है पिछले साल भर में नीचे जा रही है, बहुत बार हम क्या होता है घबराहट हम निकाल लेते हैं, हमें कोई गलत सलाह दे देता है, हमें लगता है कि नहीं पैसा निकाल लेना चाहिए। हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, बाजार जो है वो सही रिप्रेजेंटेशन नहीं है आपका शॉर्ट टर्म में, खास करके आपके निवेश का। निवेश जो आप करते हैं वो कहां कर रहे हैं? आपके पैसे निवेश होते हैं किसी न किसी कंपनी में, और कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है उस पर डिपेंड करता है। म्यूचुअल फंड के अंदर जो भी अच्छी फंड्स होती हैं वो पूरी रिसर्च करने के बाद अच्छी ग्रोइंग कंपनी में ही इन्वेस्ट करती है। और एक तरीका मैं आपको बस सिंपल बताऊंगा अगर ये देखने का, जैसे कि हम देखते हैं लिखा रहता है म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, और मैंने देखा है बहुत सारे लोग ये लाइन से घबरा जाते हैं, उनको लगता है पता नहीं ये रिस्क क्या है। प्लीज एक बात ध्यान दीजिएगा, म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू रिस्क नहीं है, यह है म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो मुझे देखना है बाजार, और जब मैं बाजार देखने का अगर सोचूंगा तो मैं देखूंगा कि बीएससी एनएससी की बहुत सारे इंडेक्सेस हैं, सेंसेक्स है, निफ्टी है, बीएससी 100 है, आईटी इंडेक्स है, फार्मा इंडेक्स है, आपको तरह तरह के इंडेक्सेस है। मैं सिंपल तरीके से जाऊंगा और गूगल करूंगा और देखूंगा पिछले 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल में ये सारे इंडेक्सेस ने क्या रिटर्न दिया है, और आप देखेंगे कि ये सारे इंडेक्सेस ने आपको अच्छा डबल डिजिट रिटर्न दिया है। यानी दूसरे शब्दों में मैं आपको बोलूं तो हिंदुस्तान के अंदर लगभग सारी इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही हैं, सारे इंडेक्सेस ने बहुत अच्छा डबल डिजिट रिटर्न दिया है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, आप बाजार में पैसा नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, बाजार को देख के मत कीजिए, आप अच्छी कंपनी अच्छे फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, इन तमाम बातों का आपको खास ख्याल रखना होगा कि किस तरह से एक सही म्यूचुअल फंड का आप चुनाव करें जिससे आपको रिटर्न अच्छा हासिल हो। खैर एक और सवाल भी ले लेते हैं प्रकाश जी, इस बीच अमितेश जी का आया हुआ ईमेल के जरिए ही। ये अमितेश जी बताते हैं कि एसआईपी के जरिए जो है वो निवेश करना चाहते हैं और निवेश के लिए बेहतरीन प्लान जो है वो आपसे जानना चाहते हैं। इन्होंने अपने लक्ष्य जो है वो निर्धारित किए हुए, 20 साल में इन्हें 50 लाख रुपए चाहिए बच्चों की पढ़ाई के लिए, इसके अलावा 25 साल में 1 करोड़ का इनका टारगेट है बच्चों की शादी के लिए, साथ ही 30 साल में ये 2 करोड़ रुपए चाहते हैं जो रिटायरमेंट कॉर्पस के तौर पर चाहते हैं। तो क्या सलाह देना चाहेंगे आप इन्हें? देखिए ये जो इनका लक्ष्य है और ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मैं बड़ा एक सिंपल अगर देखूं जो कि मैं हिस्टोरिकल में रिटर्न के हिसाब से अगर मैं अपेक्षा करूं तो मैं 15% मान लूं निश्चित तौर पे, क्योंकि पिछले अगर हमने देखा है तो मैं उसको एक बेस मान के चलता हूं। हालांकि म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स अश्योर्ड नहीं होते हैं, बट फिर भी हम एक आधार मान के चलते हैं। तो मैं अगर एनुअलाइज अगर CAGR में 15% मान भी लूं तो निश्चित तौर पे इनके सारे जो गोल्स हैं वो अचीव हो जाएंगे और इनको लगभग
2,500 से 3,000 प्रति माह हर फंड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यहां पे मैं एक चीज बता रहा हूं, हम लोग बहुत बार क्या करते हैं, मैंने देखा है ये बहुत सारे जो हमारे एडवाइजर्स भी होते हैं वो SIP जब बताते हैं तो सिर्फ ये बताएंगे आप 5,000 से इन्वेस्ट करोगे तो आपको इतना बनेगा, 10,000 से इन्वेस्ट करोगे तो इतना बढ़ेगा। आपको एक बात ध्यान देना पड़ेगा कि आप जब नौकरी करते हैं या जो भी आप अर्निंग आपकी है वो हर साल ग्रो भी करती है, आपके इंक्रीमेंट लगते हैं। अगर मान लीजिए आपका 5 या 10% का इंक्रीमेंट भी लगता है तो आप अपने SIP को भी उसी हिसाब से आप बढ़ाइए। यानी अगर पिछले साल मैंने अगर 2,000 किया था और मेरा 10% अगर इंक्रीमेंट हो जाता है तो मैं अगले साल 2,200 करूंगा, फिर उसके अगले साल कुछ और करूंगा। तो आपका एक प्रोपोर्शन एक हमेशा होना चाहिए। इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि मैंने अज्यूम किया है कि आज जो भी ये इन्वेस्ट करें, जो कि लगभग 2,500 से 3,000 के बीच में इनका हर है, और हर साल ये 5% अगर इंक्रीज करते चले जाएं तो निश्चित तौर पे इनके गोल्स अचीव हो जाएंगे। जो भी इनके सामने गोल है, जरूरत है इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करें, जरूरत है कि पेशेंस रखें। क्योंकि देखिए इक्विटी फंड में हम इन्वेस्ट करते हैं और जब लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो कभी कभी क्या होता है, मैंने देखा है जैसे कि आपको कुछ साल आपको बहुत अच्छे रिटर्न आएंगे और अगले साल अपेक्षाकृत आपको रिटर्न थोड़े से कम आएंगे या हो सकता है काफी कम आ जाए। हम घबरा जाते हैं और हमको लगता है कि पता नहीं क्या होगा और हम इसको विड्रॉ कर लेते हैं। ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। जब तक आप इन्वेस्ट किए रहिए, लंबे समय में आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न आएगा और आपकी जितने भी गोल्स हैं वो सारे अचीव भी हो जाएंगे। तो अमितेश जी, इन कुछ खास बातों का आप ख्याल रखिएगा और अपने निवेश को जो है वो सालाना बढ़ाते जरूर रहिएगा। प्रकाश जी, बिल्कुल ठीक उसी तरह ना जिस तरह से महंगाई हर साल बढ़ती रहती है वैसे ही निवेश भी बढ़ाते रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आप देखिए, नहीं, इसका एक बात सिंपल प्रिंसिपल है, मैं आपको एक बात सिंपल ऐसे बता रहा हूं। सैलरी आपकी बढ़ी हो तो सही है, आपके खर्चे भी बढ़ रहे हैं जी, आप ये चीज क्यों भूल जा रहे हो। और अगर मैं अज्यूम करूं कि आज मैं किसी चीज को खरीदने के लिए 5,000 रुपया खर्च करता हूं, उसी चीज को अगर मुझे 10 साल बाद खरीदना है तो वो 5,000 की नहीं होगी सर, वो होगी कम से कम इन्फ्लेशन के हिसाब से मान लीजिए 7-8 हजार की होगी। तो आपने 5,000 को कैसे ध्यान में रख लिया आज के हिसाब से। यानी आपका इन्वेस्टमेंट भी उसी हिसाब से ग्रो करना चाहिए ताकि उस वक्त जो आज के लिए 5,000 आपके खर्च है और जो आज के 5,000 के लिए आप जो आपके पास पैसे हैं उस समय के 8,000 के लिए आपके पास उतने ही पैसे हों। सो आपका, जैसे आपने बिल्कुल सही बताया कि महंगाई बढ़ रही है, आपके खर्चे बढ़ रहे हैं और खर्चों को मीट करने के लिए आपके पास उतने पैसे भी होने चाहिए भविष्य में, इसीलिए आपको इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाते रहना चाहिए। बिल्कुल, तो इस बात का आप सभी दर्शकों को खास ख्याल रखना होगा। जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है हर साल, उस तरह से आपको निवेश भी जो है वो सालाना जरूर बढ़ाना है। प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज के लिए म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में इतना ही, लेकिन एक और खास पेशकश के साथ कल फिर हम 7:30 बजे एक बार फिर हाजिर होंगे।